वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और इंडिपेंडेंस डे के इस शुभ अवसर पर आज बात करेंगे देशभक्ति फिल्म क्रांति की। क्रांति बहुत बड़ी मल्टी स्टार फिल्म थी, 1981 में रिलीज हुई थी और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट थी। 1981 में बहुत सारे प्रोमिनेंट फिल्में आई थी और एक से एक बढ़ के सुपर हिट हुई थी, जैसे लावारिस, नसीब, कालिया। अमिताभ की तीन तीन फिल्में सुपर हिट थी। उसके बाद रॉकी, एक दूजे के लिए। लेकिन इन सब से सबसे ज्यादा कलेक्शन अगर किसी फिल्म ने किया था तो वो थी क्रांति। और क्रांति इस बात के लिए भी जानी जाती है कि ये एक तरीके का कमबैक था दिलीप कुमार का। क्योंकि दिलीप कुमार जो 50s के इतने बड़े स्टार थे, 50 60s के, वो 70s में उन्होंने फिल्में कम थोड़ी करनी कर दी थी। कुछ फिल्में की भी थी तो वो ज्यादा चली नहीं थी। और तो एक तरीके का कमबैक था उनका और बहुत प्रोमिनेंट रोल था उसके लिए उस फिल्म में उनका। और मनोज कुमार ने किस तरीके से उन्हें अप्रोच किया, इन सब के बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। तो क्रांति से पहले हम समझेंगे कि मनोज कुमार जो हैं वो दिलीप कुमार के कितने बड़े फैन थे। 1949 में ना एक फिल्म आई थी शबनम, और उस फिल्म में दिलीप कुमार का जो नाम था वो था मनोज। और उस वक्त जो मनोज कुमार है हमारे, उनका नाम हरिकिशन गोस्वामी हुआ करता था। लेकिन जब हरिकिशन गोस्वामी साहब ने ये फिल्म देखी तो दिलीप कुमार का काम उन्हें बहुत पसंद आया। और चूंकि उस फिल्म में उनका नाम मनोज था तो हरिकिशन गोस्वामी साहब ने अपना नाम भी मनोज रख लिया और सबसे बोलते थे कि मुझे मनोज ही बुलाओ। और इस तरह हरिकिशन गोस्वामी साहब मनोज कुमार बन गए थे। फिर जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो काफी अच्छा करियर उनका रहा और एक बार उन्हें मौका भी मिला दिलीप कुमार के साथ काम करने का। एक फिल्म आई थी आदमी, जिसमें दिलीप कुमार भी थे और मनोज कुमार भी थे। और जब डायरेक्टर बने मनोज कुमार तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक बार कभी ऐसा मौका जरूर मिले कि मैं दिलीप कुमार को डायरेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े फैन थे। तो ये मौका मिला उन्हें जब ये फिल्म बनी क्रांति। अच्छा, क्रांति का क्या है ना कि क्रांति की शुरुआत जो थी, आपको याद होगा 60s में दिलीप मनोज कुमार ने फिल्में डायरेक्ट करना स्टार्ट किया था। उपकार, शहीद, फिर पूरब और पश्चिम वगैरह। तो सारी जो थी वो थोड़ी देशभक्ति वाली फिल्में हुआ करती थी, एक पेट्रोटिज्म वाला मैसेज होता था। और उस बीच में क्या था, मिड 70s में उन्होंने क्रांति जो फिल्म थी वो पहले एक्चुअली वो क्रांति नाम की फिल्म नहीं थी। पहले उन्होंने एक फिल्म जो कॉन्सेप्टलाइज किया था वो था नया भारत। और इसका आइडिया जो था वो मनोज कुमार को 1977 के करीब ही आया था। और उस वक्त उन्होंने सोचा कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा और ये जो कहानी होगी ये 70 साल के पीरियड की एक कहानी होगी, कैसे अंग्रेजों के टाइम पे जो, और वो किसानों की कहानी थी। ये कोई देशभक्ति की लड़ाई वड़ाई वाली कहानी नहीं थी, और ये किसानों की कहानी थी। और 70 साल के पीरियड की कहानी थी कि कैसे अंग्रेज के टाइम पे किसानों पे जुल्म होता था और फिर जब आज़ादी मिली तो कैसे एक नया भारत आया और आज़ादी की सांस जब ली किसानों ने तो उनकी जिंदगी कैसे बदली। ये उनका कुछ आइडिया था। लेकिन फिर इसी आइडिया को डेवलप करते 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 आगे जाके ये फिल्म क्रांति बन गई। अच्छा, उस वक्त क्या था कि जितनी भी फिल्में मनोज कुमार ने डायरेक्ट की थी इससे पहले, चाहे वो उपकार हो, रोटी कपड़ा मकान हो, पूरब पश्चिम हो, सभी ये सारी फिल्में जो थी वो मनोज कुमार ने खुद ही लिखी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मनोज कुमार ने बाहर के राइटर्स को हायर किया। और राइटर्स कौन थे? सलीम जावेद। क्योंकि सलीम जावेद उस वक्त सक्सेस की गारंटी हुआ करते थे। तो मनोज कुमार को भी लगा कि अच्छी कहानी अगर मुझे चाहिए क्रिस्प एकदम, तो सलीम जावेद को हायर करते हैं। अच्छा, सलीम जावेद की के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि सलीम जावेद की एक खास बात थी कि वो अपने स्क्रिप्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे और डायरेक्टर्स को भी अपने स्क्रिप्ट में चेंजेस करने नहीं देते थे। अगर कोई डायरेक्टर उसमें या प्रोड्यूसर उसमें चेंजेस कर देता है तो वो उस फिल्म के का क्रेडिट भी लेने से इनकार कर देते थे। सिर्फ जब दोस्ताना बनी थी तो राज खोसला ने कुछ कुछ चेंजेस सजेस्ट किए थे जो कि सलीम जावेद को पसंद आई थी, तो उन्होंने वो चीज़ अलाउ किया था। लेकिन जब क्रांति की बात आई तो सलीम जावेद ने कहानी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले की लिखी और इनिशियल डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे थे। लेकिन मनोज कुमार ने, एक तो बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे उस समय के, तो मनोज कुमार ने इसमें बहुत सारे चेंजेस सजेस्ट किए। और सलीम जावेद ने, इनफैक्ट जावेद अख्तर ने बताया कि ये जो कहानी पूरी हो गई थी आगे चल के वो कम्प्लीटली मनोज कुमार की थी, हमारा बहुत ज्यादा इसमें योगदान नहीं था। हमने लिखी थी कहानी लेकिन जैसा मनोज कुमार कहते थे हम वैसा ही लिख देते थे। बाकी फिल्में बाकी जो फिल्में हमने लिखी थी वो हम दोनों के दिमाग की उपज हुआ करती थी। इस बार क्या था कि सारा जो कहानी और ट्विस्ट एंड टर्न जो भी था वो जैसा जैसा मनोज कुमार ने हमें बताया, हमने बस अपना थोड़ा क्रिएटिविटी डाल के वो कहानी लिख दी।
डायलॉग्स हमने स्टार्टिंग में लिखे थे, लेकिन उन डायलॉग्स को भी मनोज कुमार ने ही चेंज कर दिया। तो इनफैक्ट इसमें क्रेडिट भी जो डायलॉग का है वो मनोज कुमार का ही है। तो इस तरीके से ये हुआ। कहानी लिख दी गई, कास्टिंग कैसे की जाए, तो यहाँ पे अब बात आती है कि दिलीप कुमार की कास्टिंग कैसे हुई। कहानी हो गई इनके पास, और इसमें चूंकि जैसा आपने कहानी फिल्म देखी होगी, ये एक कहानी है 19 सेंचुरी के रामगढ़ की एक कहानी है, और वहाँ पे अंग्रेज एक राजा राजा है, वहाँ पे एक किंगडम है, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो वहाँ पे अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं समहाउ। तो उस राजा को गद्दी से हटाने में वहाँ का जो एक आप मंत्री कह लो, जो भी कह लो, जो प्रेम चोपड़ा है, वो एक साजिश रचते हैं, राजा को मरवा देते हैं, और राजा के बहुत ही जो लॉयल एक होते हैं वफादार सिपाही सांगा, दिलीप कुमार जो हैं, उनको उनके खून के इल्जाम में फंसा देते हैं, और फिर राजा तो मर ही जाता है। उसके बाद उस गद्दी पे जो प्रेम चोपड़ा का आदमी है, जो ब्रिटिशर्स का आदमी है, प्रदीप कुमार, उसे बैठा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि सांगा जो है उसे मौत की सजा मिलती है, लेकिन समहाउ वो एस्केप कर जाता है वहां से, और फिर इसकी ये जो है अपने पत्नी और बच्चों से भी अलग हो जाता है, और इसके बच्चे जो है वो अलग अलग रास्ते पे हो जाते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है वो आगे चल के फ्रीडम फाइटर बन जाता है, और वो क्रांति के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, और छोटा जो है वो रामगढ़ में ही उस ब्रिटिश कॉलोनी में वो जो किंगडम है उसका एक सिपाही बन जाता है। और इधर जो सांगा है वो अपने परिवार से अलग होकर के ये भी एक अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है, और इसका भी एक मूवमेंट है क्रांति नाम का, वो चलाता है। और फिर बहुत सारी चीजें होती है, कैसे फिर भरत और सांगा जो है वो क्रांति क्रांति दोनों की अलग अलग क्रांति है, और फिर अंग्रेज जो है कैसे इनमें फूट डालने की कोशिश करते हैं, फिर समहाउ ये दोनों सब मिल जाते हैं, ये लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी हो जाती है, बहुत कुछ मसाला था इसमें। तो ये जो फिल्म थी ये ग्रैंड लेवल पे थी, इसका कैनवास बहुत बड़ा था मनोज कुमार की पिछली फिल्मों से ज्यादा। तो जो सांगा का जो कैरेक्टर था, क्योंकि इसमें चेंज ऑफ पीरियड भी है, वो जवानी से वो जब बूढ़ा हो जाता है, फिर कैसे वो एक मूवमेंट चलाता है, और इधर उसका बच्चा जब बड़ा हो गया है, तो जो सांगा है वो चूंकि अब वो बूढ़ा भी हो गया है, तो उस कैरेक्टर के लिए मनोज कुमार को तलाश थी किसी अच्छे एक्टर की, और उन्हें लगा कि ये जो रोल है वो दिलीप कुमार को सूट करेगा। तो दिलीप कुमार को मनोज कुमार ने एक दिन फोन किया, और इसकी कहानी जो है मनोज कुमार ने एक बार लहरे को इंटरव्यू दिया था, तो उसमें बताई थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो दिलीप कुमार को मनोज कुमार ने फोन किया और कहा कि सर, ऐसी ऐसी हमने एक कहानी लिखी है, मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ मिलूं और नरेशन दूं। तो दिलीप कुमार ने कहा कि ठीक है, आइए मिलने के लिए। फिर जब वो दूसरे दिन मिलने के लिए पहुंचे, तो दिलीप कुमार ने कहा कि आज तो कहानी मैं सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे एक भाई साहब हैं, उनकी तबीयत खराब है, तो मुझे जाना है, और आपकी कहानी सुनूंगा तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो मनोज कुमार ने कहा कि वो कहानी क्या, जिसको सुनाने में 2-3 घंटे लगे, मैं आपको तुरंत कहानी सुना देता हूँ। तो फिर मनोज कुमार ने उनको कहानी सुनाई शॉर्ट में। तो दिलीप कुमार ने कहा कि जमीन तो काफी अच्छी है, यही यही शब्द थे उनके, जैसा मनोज कुमार ने बताया कि जमीन तो काफी अच्छी है। तो मनोज कुमार ने कहा कि तो इस जमीन पे आप हल चलाना चाहेंगे? तो ऐसी बातें हुई, और फिर दिलीप कुमार ने हाँ कह दिया। तो इस तरह से दिलीप कुमार ऑन बोर्ड हो गए। अब ये इस कहानी में बहुत सारे एक्टर्स चाहिए थे, क्योंकि इसका जो स्केल जो मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे किरदार हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, सपोर्टिंग कास्ट बहुत सारे थे, तो कास्टिंग कई सारी हुई। मनोज कुमार तो भरत के रोल में थे ही, छोटे भाई के रोल के लिए शशि कपूर इनको लिया गया, क्योंकि शशि कपूर के साथ इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान में काम भी किया था। और जो एक करीम खान का कैरेक्टर था बड़ा इंपॉर्टेंट, जो शत्रुघ्न सिन्हा ने प्ले किया, उसके लिए पहले शायद ऐसा कहा जाता है कि मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो फिल्म नहीं किया। किस वजह से किया ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उसके अलावा और भी जो कैरेक्टर्स थे, जैसे हेमा मालिनी का जो कैरेक्टर है, तो हेमा मालिनी के साथ उन्होंने 10 नंबरी फिल्म में काम किया था, और उनके साथ उनका इक्वेशन बड़ा अच्छा था। और धर्मेंद्र के साथ चूंकि मनोज कुमार की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो हेमा मालिनी बहुत कंफर्टेबल होती थी मनोज कुमार की टीम में काम करने के लिए, तो हेमा मालिनी को ले लिया गया। प्रवीण बॉबी की कास्टिंग हुई, क्योंकि वो उस वक्त बहुत बहुत पॉपुलर थी, और उनका कैरेक्टर भी कुछ अलग तरीके का था। हालांकि जब उनकी कास्टिंग हुई थी उस वक्त उनको वो सिजोफ्रेनिया वाली प्रॉब्लम थी, और उनका वो इलाज भी चल रहा था, तो कई बार वो अवेलेबल नहीं होती थी। इसलिए सबसे पहले जो उनका जो सीन शूट किया गया था ना, वो उनका डेथ सीन शूट कर लिया गया था, कि कुछ भी हो, अगर मान लो ये अवेलेबल नहीं भी होंगी, तो इनका डेथ सीन वो हम ऐड करके लास्ट में दिखा देंगे कि ये मर गए। ऐसे ऐसी चीजें होती थी। एक कैरेक्टर था जो आपको अगर याद होगा, सारिका का कैरेक्टर था। वो जो रोल था ना, वो पहले ऐसा बोला जाता है कि शायद मौसमी चैटर्जी को वो रोल ऑफर किया गया था, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान के टाइम पे कुछ
डिफरेंसेस हुए थे इन दोनों में, तो और कुछ हुआ था मनोज कुमार और मौसमी चटर्जी के बीच कि मौसमी चटर्जी ने फिर वो फिल्म करने से मना कर दिया। और सारिका इनके घर से काफी करीबी थी, मतलब इनके फैमिली रिलेशन थे, और सारिका भी नई नई उस फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, तो चाह रही थी कि अगर मनोज कुमार जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिले तो मैं भी करूं। तो फिर वो छोटा सा जो रोल था, आई थिंक तुलसी नाम था शायद, मैं भूल रहा हूँ अभी, तो उसका कैरेक्टर जो है वो सारिका को दिया गया। लेकिन जब वो फिल्म में वो जो कैरेक्टर है बड़ी जल्दी वो मर भी जाता है। तो बाद में ऐसा मैगजीन्स में खबरें छपी थी कि सारिका जो है वो फिल्म से थोड़ी नाराज थी क्योंकि उनका रोल बहुत छोटा कर दिया गया था। बट एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो क्रांति जो फिल्म थी ना, ये पहले मनोज कुमार डायरेक्ट नहीं करने वाले थे। जब नया भारत का जब कॉन्सेप्ट आया था ना, तो मनोज कुमार ने चंद्रा बैरट का नाम आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, डॉन जिन्होंने डायरेक्ट की है, तो चंद्रा बैरट वॉज सपोज टू डायरेक्ट क्रांति, मतलब नया भारत। लेकिन क्या हुआ था ना, और वही उनकी पहली फिल्म होती एज अ डायरेक्टर। लेकिन क्या हुआ था कि जैसे मैंने एक एपिसोड बनाया था डॉन के ऊपर कि जो नरीमन ईरानी जो थे, उनको पैसों की जरूरत थी और उनके लिए सारे एक्टर सब मिल करके एक फिल्म बनाना चाह रहे थे ताकि उन्हें वो कर्जे से निकाल पाए। तो फिर डॉन बनी और डॉन को डायरेक्ट किया चंद्रा बैरट ने, और चूंकि वो उसमें इतने ज्यादा मशरूफ हो गए थे कि मनोज कुमार को लगा कि इस फिल्म पे फोकस जो है मुझे ही करना पड़ेगा, तो फिर डायरेक्टर का की डायरेक्शन की जिम्मेदारी क्रांति की मनोज कुमार ने ही अपने हाथ में ले ली थी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो डॉन के जो प्रोड्यूसर थे जिनके लिए वो फिल्म बनाई जा रही थी, नरीमन ईरानी, वो क्रांति में कैमरा पर्सन भी थे। तो उसमें क्या हुआ था ना कि अगर आपने देखा है क्रांति का, जैसे मैंने कहा कि कैनवास बहुत बड़ा था, फोर्ट वोट बनाया गया था, वो जो सेट्स आप देखते हो, बहुत सारे सीन जो है वो समंदर में लिए गए थे, और ये वो सीजीआई और वीएफएक्स का जमाना तो था नहीं, तो आपको ओरिजिनली मतलब ऑन लोकेशन जाके शूट करना होता था। तो जो वो किला जो बना था, रामगढ़ का जो किला था, वो भी सेट क्रिएट किया गया था। तो उसी समय, और उसमें जो ये गाना है ना, जिंदगी की ना टूटे लड़ी और बारिश वारिश हो रही है, तो उसी समय किसी एक पर्टिकुलर सीन में क्या हुआ था कि उस फोर्ट के पीछे ये नरीमन साहब शूट कर रहे थे, और एक दीवार गिर गया था उनके ऊपर, और उन्हें बहुत बुरी तरह चोट आई थी, और उनका जो कूला था वो टूट गया था, और फिर उसके कुछ दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। और ये तब हुआ था जब डॉन कंप्लीशन के ही स्टेज पे थी, और फिर चूंकि उनकी डेथ हो गई तो फिर जो डॉन का जो पूरा कलेक्शन हुआ था वो उनके फैमिली को जाके दिया गया, और ये एक इंसिडेंट हुआ था क्रांति के सेट पे। लेकिन जो क्रांति के सेट पे जो और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, एक तो ये जो जहाज पे जो सीक्वेंसेस जो थे ना, जो कि जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी चप्पू चला रहे हैं, और उनका डायलॉग भी ये बड़ा फेमस था, बोलते हैं कि ये उस खेत के मूली है जिस खेत को तुम्हारे माँ बाप बरसों से जो भी करते आए हैं। वो बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे उसमें शत्रुघ्न सिन्हा के, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी थे करीम खान। आइसिंग ऑन द केक जो होता है ना कि ये सारे एक्टर्स जो है वो फिल्म में थोड़ा जान डाल देते हैं अपने डायलॉग बाजी से, तो शत्रुघ्न सिन्हा का उस फिल्म में काम था। और जो वो सीक्वेंसेस जो थे, जो नाव वाले जो जो जहाज की जो मैंने बात बताई, उसमें क्या हुआ था ना कि बहुत सारे सेट पे जो टेक्नीशियंस और जूनियर आर्टिस्ट जितने भी थे ना, सबको सी सिकनेस था। इवन हेमा मालिनी को वो जो पर्टिकुलर सॉन्ग है जिंदगी की न टूटे लड़ी, उसमें उन्हें सी सिकनेस हो रहा था और कई बार वो उल्टियां भी कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा कंप्लेन नहीं किया और समहाउ उस पूरे गाने का रिकॉर्डिंग उन्होंने कंप्लीट की। अच्छा, इसमें क्या है ना कि इसमें बहुत सारे कास्ट थे, इसमें खर्चा बहुत हो गया था इस फिल्म को बनाने में, और इसके बारे में पहले ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज्यादा थी। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई 81 में, तो हुआ ये कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को थोड़ा ब्लास्ट कर दिया, कहा कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा, और ये एक तो लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी टाइप की फिल्म बन गई है, और हमने देशभक्ति की फिल्में कुछ सोच के आए थे देखने के लिए। जो क्रिटिक्स ने कहा था, मैं आपको कुछ कुछ रिव्यूज उसकी पढ़ के सुनाता हूँ। जो स्क्रीन में जो रिव्यू छपा था ना इसका, वो ये था कि इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्रैंड स्वीप एंड टेक्निकल ब्रिलियंस, क्रांति has failed to impress. It is largely because it has for its foundation a weakly and amateurishly written screenplay. स्क्रीन प्ले जो था वो क्रिटिक्स को ज्यादा पसंद नहीं आया कि ये क्या आप वही लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी वाली पिक्चर दिखा रहे हो, अंग्रेजों से लड़ाई दिखानी है तो अंग्रेजों के कुछ पैतरे दिखाइए, और हम किस तरीके से उससे लड़ रहे हैं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए था। A film of Kranti's dimension and sweep should have had a well-knit screenplay with powerful characterization and situations. The grandeur of the settings, the technical brilliance, and Manoj's sensitive direction are all at a disadvantage in telling a predictable story set against the backdrop of freedom struggle in the middle of the 19th century.
तो ये एक तो स्क्रीन का था। इवन हिंदुस्तान टाइम्स ने भी जो कहा था कि द फिल्म इज रिडन विद डिप्रेसिंगली प्रेडिक्टेबल मिसिंग ब्रदर सिंड्रोम, another down the line product from Salim Javed script conveyor belt. What it lacks is any spark or any cutting edge. एक और ने कहा था कि this is probably the most dated of Salim Javed film, which is strange because the period setting should have made the movie timeless. But the overdone emotion, theatrical acting, and bombastic dialogues, hallmark of the worst of 1970s cinema, can be found throughout the film. जो ये सब डायलॉग बाजी और दुनिया भर की चीजें होती है मसाला वसाला डालने के चक्कर में, सारे क्रिटिक्स का कहना था कि ये जो फिल्म थी ये कमजोर थी स्क्रिप्ट के मामले में, स्क्रीन प्ले के मामले में, क्योंकि शोर शराबा बहुत था, एक्शन बहुत था, डायलॉग बाजी बहुत हो रही है, लेकिन ग्रिपिंग नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स को लगा। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो कहीं सिल्वर जुबली, कहीं डायमंड जुबली, कहीं गोल्डन जुबली, हर जगह फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही थी। खास करके स्मॉल टाउन्स में, यूपी, बिहार, राजस्थान, इन सब में तो सब जगह क्रांति ने गोल्डन जुबली मनाया था, तो बहुत बड़ी हिट हुई थी। हालांकि ये कहा भी जाता है कि जैसे क्रिटिक्स की मैंने बात की कि यार ये तो बिल्कुल ही लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी था, अब ऐसी फिल्में कितनी बनी है। इनफैक्ट क्रांति के ही 4 साल के बाद जब मर्द आई थी, आई थिंक 1985 में, तो मर्द को देख करके सबने कहा कि ये तो वही क्रांति रिपीट है। हालांकि मर्द भी उतनी ही बड़ी हिट थी, अपने साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो। तो ऑडियंस को जो चीज पसंद आती थी वो कई बार क्रिटिक को नहीं पसंद आती थी। आज अगर हम क्रांति को देखें तो शायद हमें भी डेटेड लगे, लेकिन अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन ऑडियंस मास पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो ना, तो मल्टी स्टारर फिल्म और इतने सारे एलिमेंट आप देखो ना, वो सारी जो चीजें थी ना कि आंख पे पट्टी बांध करके शशि कपूर तीर धनुष मार रहे हैं, और जो पहला तीर जाता है वो माँ के चरणों में जाता है, फिर उसके बाद वो मछली की आंख में मारते हैं, तो ये सारी चीजें इंडियन ऑडियंस को पसंद आती थी। अब क्रिटिक्स कुछ भी बोले कि अरे ये तो क्या है, तो बकवास है, लेकिन आप इंडियन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, इतनी ज्यादा इवॉल्व ऑडियंस नहीं थी। सत्यजीत रे कहते थे ना कि वी हैव अ फेयरली बैकवर्ड ऑडियंस, तो अब वो उनका कहना होगा, लेकिन आप एंटरटेनमेंट के लिए अगर चीजें बना रहे हो तो लोगों को पसंद आएगी। फिल्म के गाने बड़े अच्छे थे, वो चाहे वो जिंदगी की ना टूटे लड़ी हो, या फिर जितने भी वो चना जोर गरम जो है, सुम सुम सरम सरम, तो लोगों को सुनने में पसंद आता था। लिरिक्स चाहे जैसा भी हो, लेकिन मतलब एक फन टाइप का सॉन्ग था। दिल वाले तेरा अंजाम क्या है, क्रांति क्रांति करके लाउड था, लेकिन वो पैट्रियोटिक फील देने के लिए था। इवन महेंद्र कपूर का वो जो गाना हुआ, जो अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, तो ये सारे गाने अमर हैं, टाइमलेस हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे अभी भी बजते हैं। स्मॉल टाउन्स में अगर आप जाओगे तो आपको ये सब गाने रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे बजते ही थे। तो क्रांति बनी, और भले क्रिटिक्स को नहीं पसंद आई होगी, लेकिन सुपर हिट रही, ब्लॉकबस्टर 1981 की। इनफैक्ट जो 80s का जो पूरा डिकेड था, उसमें टॉप फिल्मों में अगर मैंने प्यार किया वगैरह के बाद आई थिंक टॉप 3 में क्रांति रही होगी। तो इस तरीके से ये कोलैबोरेशन हुआ सबका, इस तरह से कैसे कैसे सारी कास्टिंग हुई। अमिताभ बच्चन की जगह शत्रुघ्न सिन्हा आए, शशि कपूर किस तरह से आए, और दिलीप कुमार और मनोज कुमार का फिर से कैसे कोलैबोरेशन हुआ। तो ये थी पूरी कहानी क्रांति की मेकिंग की। स्क्रिप्ट के मामले में थोड़ा कमजोर, मुझे भी वैसे थोड़ा लगता है कि थोड़ा कमजोर स्क्रिप्ट थी, और बेटर हो सकती थी, लेकिन मसाला पूरा था, और इंडियन ऑडियंस को मसाला ही चाहिए होता था। ये बात 80s की फिल्म है, तो उसमें आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और शोले के बाद जैसे मैंने बताया ना कि मल्टी स्टार का जमाना आ गया था, लोग हमेशा चाहते थे कि एक ही फिल्म में बहुत सारे स्टार्स को देख ले, तो सबको इक्वल इक्वल थोड़ा थोड़ा जो है वो राइट प्रोपोर्शन में चीजें बांट दी गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा का अलग इंपॉर्टेंस है, शशि कपूर का अलग इंपॉर्टेंस है। जैसा मैंने बताया ना कि वो चप्पू चलाते हैं और डायलॉग बाजी करते हैं, और फिर उनका जो क्लाइमैक्स में जो डेथ भी है, इनफैक्ट मुझे याद है घर में जब छोटे में बातें होती थी तो सब ये बात जरूर बताते हैं कि इसमें शत्रुघ्न सिन्हा जो मरता है ना, तोप को ऐसे पकड़ लेता है और फिर वो ब्लास्ट होता है। तो ये सारी चीजें बड़ा मजा आता था लोगों को देखने में, सुनने में कि अरे शत्रुघ्न सिन्हा ने तोप को ऐसे पकड़ लिया, क्योंकि वो जो तोप था उसमें सुराग था, तो वो तोप ठीक से चलेगा नहीं, तो शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बॉडी लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को मजा आती थी देखने में। तो इस तरीके से क्रांति जो है वो इन खूबियों की वजह से इतनी बड़ी हिट हुई थी। ये बात जरूर है कि इस फिल्म के बाद मनोज कुमार की कोई फिल्में चली नहीं, क्योंकि वो रिपीटेड होने, वो स्टेल हो गया था। उनका जो चार्म जो था, उनका जो डायरेक्शन जो था, वो अपने आप को समय के साथ बदल नहीं पाए। इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे को भी लॉन्च किया था, कुणाल गोस्वामी को, और लास्ट में जो था ना कि वो
दिलीप कुमार टॉर्च देते हैं कि अब आगे की क्रांति तुम करो। तो प्लान ऐसा भी था कि इसका जो है वो सेकंड पार्ट वगैरह बनेगा, जैसे जो स्पाइडरमैन सीरीज सब बनती है ना, उसी तरह से प्लान ये भी था, लेकिन वो कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ। इनफैक्ट एक पोस्टर भी निकाला था मनोज कुमार ने कुणाल गोस्वामी को सेंटर में रख करके, लेकिन फिर आगे जिस डायरेक्शन में बात सोची गई थी वैसा कुछ हुआ नहीं था। हालांकि एक ना क्रांति को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता था कि इसमें जो विमेन का जो पोर्ट्रेल है ना वो सही नहीं है, और स्किन शो जो है वो थोड़ा ज्यादा ही मनोज कुमार ने दिखा दिया था, क्योंकि एक दो डायलॉग्स भी थे, जैसे एक सीन है जहाँ पे वो सती परंपरा को रोकने के लिए अंग्रेज आते हैं, तो मनोज कुमार कहते हैं कि ये हमारे घर की परंपरा है। अब ये सती परंपरा तो यार वो खराब परंपरा थी ना, तो उसको आप प्रोग्रेसिव समाज में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अगर उस तरह का डायलॉग बोला जा रहा है कि ये हमारी परंपरा है, तो इसके लिए थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था मनोज कुमार को। और क्योंकि इस फिल्म में जब भी सलीम जावेद दिखते थे तो उसमें विमेन जो होती थी वो बड़ी प्रोग्रेसिव सी होती थी, और इसमें वो चीजें थी नहीं। इवन प्रवीण बॉबी का जो कैरेक्टर भी था जो मर भी जाता है, वो बड़ा रिग्रेसिव टाइप का कैरेक्टर था। तो एक तो विमेन पोर्ट्रेल और एक्सेसिव स्किन शो की वजह से भी इस फिल्म को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया था। बाकी क्रिटिसिज्म अलग बात है, फिल्म जो थी वो बहुत बड़ी हिट थी। जैसा मैंने कहा कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पे आप जाके देख सकते हो, देखिए फिल्म को, और आपके भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी तो हमें बताइएगा। अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में मैंने एक फोटो दिखाया था, वो हातिम ताई की तस्वीर थी, वो जो रानी साहिबा थी जिन्हें कुछ अभिशाप मिलता है और मुंह पे दाढ़ी वाड़ी आ जाती है, तो वो हातिम ताई था और सब लोगों ने सही जवाब दिया था। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये बताइए कि ये किस विलन का डायलॉग था जो वो अक्सर उस फिल्म में बोलता था, गॉड इज ग्रेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।